डन। पीसीएस जे क्रैश कोर्स प्रारंभिक परीक्षा 303 पद है ना सर? ठीक, बैच चलाया जा रहा है जिसके 2 पार्ट हैं प्रारंभिक परीक्षा में। पीटी लेवल एग्जाम के एक पार्ट है जीएस का, दूसरा है लॉ का। जीएस का पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, मेरा नाम है कुमार अतुल, और लॉ का पार्ट पढ़ाएंगे राजेश सर, जिनसे आप अवगत हो चुके होंगे, हमसे आप पहली बार अवगत हो रहे हैं। तो जीएस का पार्ट कैसे पढ़ना है पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैसे पढ़ना है फिर वो डिस्कस करेंगे। पढ़ने के तरीके 2 हैं, पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना या पीटी के साथ नॉलेज भी ले लेना। लेकिन नॉलेज चाहिए नहीं, केवल एग्ज़ाम निकालना है, तो वो तरीका हमारा रहेगा। उसी हिसाब से हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करना है कि पढ़ना कैसे है। लगभग शुरुआत सिलेबस से करेंगे। तो पहला सिलेबस का जो टॉपिक है लिखिएगा, भारतीय इतिहास है, और सिलेबस को तोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। दूसरा टॉपिक है भारतीय संस्कृति। ये पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीखेंगे क्या पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है भारत का भूगोल। इतना हुआ है। चौथा टॉपिक है भारतीय राजनीति, लिखते रहिएगा। पांचवा जो टॉपिक है वो करंट का है ना, करंट का है, ध्यान दीजिएगा बात, सिलेबस समझने का प्रयास कीजिएगा। करंट जो है वो भारत और विश्व का जो आपके एक्ट दिए हुए हैं, 9 एक्ट हैं तकरीबन, 9 या 10 एक्ट हैं, उन एक्ट से संबंधित जितना करंट है इंडिया लेवल पर और विश्व लेवल पर, उससे संबंधित जो जो करंट है वो आपको तैयार करना। अब इसमें एक अलग एक बीच में टॉपिक इसी सिलेबस में दिया हुआ है, बीच में ही नेशनल इश्यूज का भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय मुद्दे, उनको आप गंभीर तरीके से समझिएगा। ये सिलेबस घुमाया है, मतलब परीक्षक जो जिसने भी बनाया उसने घुमाया है। वो बोला है कि जो एक्ट हैं उनसे संबंधित जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टेट के मुद्दे नहीं, प्रश्न जो बनेगा आपके राष्ट्रीय मुद्दों से ही बनेगा। अब राष्ट्रीय मुद्दों से जो प्रश्न बनेगा वो कहीं ना कहीं इन पर आपको गंभीर तरीके से नजर रखना है। छठा जो टॉपिक रहेगा, अब करंट, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों आपको एक साथ मर्ज करके लेके चलना पड़ेगा। चौथा जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। नहीं, पांचवा जो टॉपिक, छठा जो टॉपिक है, और फिर लिख लिए। जो सातवां टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, और पूछ रहा है संगठन। और इसमें विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा कि जो भी इश्यूज पूछा जाएगा वो करंट ही पूछा जाएगा मे बी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखिए उसमें देखिए स्पेसिफाई भी किया है, साइंस एंड टेक है। उसके बाद अंतरिक्ष बोल रहा है, नोटिस कराया है आपको, फिर संचार क्षेत्र में बोला है। ये बात ध्यान रखिएगा। लिख लिए इतना, लिखिए लिखिए, लिख लिए तो फिर आगे बढ़े। अब सिलेबस समझिएगा, यहाँ विज्ञान भी दिया है और टेक्नोलॉजी भी दे दिया है। टेक्नोलॉजी में वो स्पेसिफाई भी किया है, बताया है आपको, परीक्षक बता रहा है कि अंतरिक्ष से प्रश्न बनाएंगे और संचार से बनाएंगे। लेकिन ये जरा भी मूर्खता नहीं कर सकते हैं कि आप इसमें बायोटेक्नोलॉजी छोड़ दीजिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिएगा।
कतई भी नहीं कर सकते हैं। अगर करंट का इशू अगर नैनो टेक्नोलॉजी हुआ तो जरूर पूछ लेगा, कहीं ना कहीं सेट कर देगा परीक्षा में प्रश्न। और विज्ञान में तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे गए हैं आपका सबसे पसंदीदा उसका भी सही रहा IR और विज्ञान का प्रीवियस ईयर प्रश्न लगा ही गया चाहे। हम शुरुआत सबसे पहले जो करेंगे इतिहास डिस्कस कर लेंगे, फिर संस्कृति डिस्कस। सामान्यतः जो हो रहा है कि वो इतिहास और संस्कृति को लोग एक ही मान रहे हैं, ये दोनों अलग टॉपिक हैं। संस्कृति का टॉपिक अलग है, इतिहास का टॉपिक अलग है। आप अगर PCS का सिलेबस देखे होंगे तो वो देता है कि भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन आपके अलग से मेंशन किए नहीं आधुनिक इतिहास। तो भारत के इतिहास में पूरा कंप्लीट है, प्राचीन, मिडवल और मॉडर्न। इसको हम हटाएं। यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? तो बढ़ रहे हैं फिर आगे। मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, जो सर से बातचीत हुआ है, पहली बात बताया गया है कि 90 दिन के आसपास निपटाना है। इतिहास में ही संभव नहीं हो सकता है कि इतना टॉपिक 90 दिन में समाप्त हो जाए। इतिहास ही अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए तो। और दूसरी बात, याद करना भी उतना आसान बात नहीं है कि पता चला जी ऐसे इतना रट्टा लगा रहे हूँ, उतना आसान नहीं है। कहने का आसान बात है, आप मतलब ये जो भारत कौन पांडे लिखी है ना, ये याद करना इतना आसान है, बहुत मुश्किल काम है जीवन का। ठीक है, ये बातचीत तो है नहीं, बात तब तक पता चला 3 घंटे बातचीत में निकल जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से हम लोग वही पढ़ेंगे जो परीक्षा का ट्रेंड है, ट्रेंड जरूर समझेंगे। अगर इतिहास की बात की जाए, आप पिछले पेपर का ट्रेंड देखिएगा, 2019 से पैटर्न चेंज हुआ है परीक्षक, जब पूरा परिवर्तन हुआ है परीक्षक का भी, पेपर सेटर का भी, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड बदला हुआ है। तो उस हिसाब से आप परीक्षा को समझिएगा। अभी तक जो पूछा है, अगर इतिहास की बात करें, इतिहास की आपकी क्रोनोलॉजी जरूर तैयार होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी ज़रूर तैयार होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि जो सन के क्रम हैं, कि जैसे उदाहरण के लिए युद्ध के क्रम, संधि के क्रम, समझ रहे हैं आप बात, कांग्रेस के अधिवेशन, क्रम वाइज अलग अलग। आप 1916 याद है, फिर 20 याद है, 1907 याद है, वो अलग बात। क्रम वाइज आपका जो महत्वपूर्ण संधियां हैं, युद्ध हैं, ये ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे अगर आप 18वीं सदी का भारत पढ़ेंगे तो कई युद्ध ब्रिटिश और अन्य से क्षेत्र से राजाओं से हुए, उनके क्रम पता होना चाहिए। वहीं आप मतलब बीट खा जाएंगे। याद तो आपको रहेगा, लेकिन अगर क्रोनोलॉजी गड़बड़ हुआ तो 78 की जगह 79 लगा, 77 लग गया, 76 लगा, फिर जहाँ एक जोड़ा बेकार तो फिर पूरा क्वेश्चन बेकार। इन पर विशेष गौर कीजिए, चाहे आप लूसेंट से कवर कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इतना ये हम क्रोनोलॉजी आपका कराएंगे, ये हमारा जिम्मेदारी किसे कराना है। ठीक। दूसरी बात, संस्कृति। अगर आप जैसे हड़प्पा सभ्यता अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रम मालूम होना चाहिए, उनका सन, कि खोजे दयाराम साहनी कब हैं ये जरूर पता हो। राखलदास बनर्जी अगर खोजे हैं इसको तो कब खोजें। और दूसरी बात, मिला क्या क्या है। अगर मौर्य साम्राज्य आए तो राजाओं का क्रम मालूम होना चाहिए। और अगर पेपर आपसे ठीक से एनालिसिस करेंगे तो देखिएगा वो दिल्ली सल्तनत और मुगल के राजाओं से हटकर जो क्षेत्रीय राज्य हैं, कश्मीर, मराठा, इनसे प्रश्न निकालना चालू कर दिया है। वहाँ प्रश्न ही निकाल नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत के राजाओं से प्रश्न हटाकर वो पहुंचा है स्थापत्य कला पर। अब संस्कृति दिया है तो आपका दायित्व तो है ही कि दिल्ली स्थापत्य, सल्तनत के स्थापत्य, मुगल स्थापत्य और जो प्राचीन
जैसे पाषाण काल की भीमबेटका वगैरह ही आपको पूरी तरह विधिवत मालूम होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अगर ये 2 ही 3 प्रश्न दे दिया, संभावना यह भी बन सकता है कि कहीं 1 नंबर से रुक सकता है परीक्षा, पीटी पूरा। तो ये गलती नहीं करनी। पहली बात, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उनको आप विधिवत तरीके से पढ़िएगा। तो हम क्या किए हैं, हम टॉपिक वाइज बांट दिए हैं पूरा। सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको कुछ आप कवर करेंगे, कुछ हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण हैं उनको कवर करेंगे, और जो नहीं महत्वपूर्ण लेकिन परीक्षा में संभावना है कि आ सकता है, लेकिन यहाँ से अगर पता चला हमारा 80% कवर हो रहा है, तो अगर जो 20% छूट रहा है, अगर टाइम नहीं है तो फिर उसको छोड़ देंगे। फिर उस पर ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। समय अभाव है तो पढ़ना उतना है जितना परीक्षा में आए। किताब में पूरा लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ना उसको हम पढ़ पाएंगे और ना आप पढ़ पाएंगे, ना ही कोई पढ़ा पाएगा। फिर उसके लिए अलग एक समय चाहिए। तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रोनोलॉजी। जहाँ जहाँ से क्रोनोलॉजी बन जाए आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना मैंने बनाया है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसको उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा कैसे भी करके। दूसरी चीज़, हम इतिहास से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ इतिहास में वेटेज सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री को आप देंगे, फिर उसके बाद एंसेंट को देंगे, फिर आप मिडवेल को देंगे। कोई भले कहे कि हमको मिडवेल को ज़्यादा वेटेज देना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से कि मिडवेल को ज़्यादा लोड देना है। नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। आपको अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़िएगा, लेकिन संस्कृति में मिडवेल को लोड देंगे आप, टाइम देंगे उसका। दिल्ली स्थापत्य है, कौन क्या बनवाया, डांस वगैरह। अब संस्कृति में ध्यान दीजिएगा, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी का, तो दक्षिण भारत तो नहीं पूछेगा, कर्नाटका का कल्चर नहीं पूछेगा, वो फोकस करेगा यूपी के। तो आपका कोई एक किताब लीजिए अभी से, उत्तर प्रदेश का जो आ रहा है, सबसे पहले जो उसका संस्कृति और ये सब पार्ट है उसका फोटोकॉपी कराइए, अभी से रटना चालू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का पूरा संस्कृति आप कवर कर लीजिए, वो यूपी का इतिहास और संस्कृति देख लीजिएगा। आपका कम से कम 3 प्रश्न मिलेगा आपकी परीक्षा में, कम से कम 3 से 4 प्रश्न 100% मिलेगा। जो यूपी स्पेशल का बुक आता है उससे आप उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाइए और दूसरा उठाइए संस्कृति। जो लोक कला है, लोक संगीत हैं, या जो बजाने वाले हैं उनके, वो कवर कीजिए उनको अभी से, वरना वो लास्ट मोमेंट पे आप याद नहीं कर पाएंगे। मान के चलिएगा 3 से 4 प्रश्न जरूर वो डालेगा, 100% यूपी का ही। बाकी एक दो होने का कुछ भी हो सकता है, संभावना यह भी बन सकता है ना भी दे, लेकिन देगा जरूर एग्जाम में परीक्षा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये काम अभी से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक बात। इतनी बात क्लियर है? इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए, ना फिर हम आगे बढ़ें। पक्का? दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है भारत का भूगोल। ये आप मतलब ऐसा नहीं कि आप हमारे सहारे रहिएगा, आपको लगता है कि स्वयं से प्रयास कर रहे हैं तो आप करते भी रहिएगा साथ में। ये तरीका है, ट्रेंड है वर्तमान का एग्जाम पैटर्न का। दूसरा काम आप कीजिएगा, अगर आप इतना भी नहीं कर पाइएगा तो हम लास्ट में बताएंगे अंतिम उपाय क्या है, और मे भी 70% आपको सवाल वहीं से मिलेगा, गारंटी इस बात का ले सकता हूँ। 70% सवाल आपको जरूर मिलेगा, 100 में से 70 सवाल, अगर आप उतना कवर कर लिए। इसमें आप सबसे पहले जो फोकस कीजिएगा आर्थिक भूगोल पर कीजिएगा। आर्थिक भूगोल में जो आप करेंगे तो ऊर्जा क्षेत्र पर करेंगे, जैसे कोयला हुआ, गैस हुआ, इन पर फोकस करेंगे। और कोयला से मान के चलिए एक प्रश्न जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा, ये फेवरेट है और इशूज भी है ऊर्जा सुरक्षा का। एक प्रश्न 2 प्रश्न आप जरूर निकलेगा अगर ऊर्जा संबंधित। दूसरा खनिज, इतना सबसे पहले कवर कीजिएगा, उसके बाद हिमालय भौतिक भूगोल पे आएगा। अब इसको 2 पार्ट में हम बांट लिए। पहला हो गया आर्थिक भूगोल भारत का, दूसरा बन रहा है भौतिक भूगोल।
अब भौतिक भूगोल में जो सबसे पहले कवर कीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, झील कवर कीजिएगा, दूसरा पहाड़ियाँ, चट्टान, चट्टानों का क्रम, चट्टान जो बनी है भारत में उनका बनने का क्रम, चौथा कवर कीजिएगा जो हिमालय, इसी रूप में कवर कीजिएगा आप, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं से आप इन्वायरमेंट का ले लीजिएगा, यूपी का जो है, यूपी की जो झीलें वगैरह हैं वो कवर कर लीजिएगा, पहाड़ियाँ कवर कर लीजिएगा, ठीक। घाटियाँ, इतना सबसे ज़्यादा कवर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो फिर मृदा, जलवायु, वनस्पति कवर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी पढ़ना शेष है तब आप पढ़िएगा, वरना इतने से काम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन भूगोल से अगर 10-12 प्रश्न बनाएगा तो 9 प्रश्न संभावना है यहीं से बनाएगा। भौतिक भूगोल अगर आप पूरा कवर कर ले जा रहे हैं, मृदा, जलवायु ये सब छोड़ दीजिए तो ये सरल पोर्शन है। आप वाणी का किताब उठाइएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। घाटियाँ, आप किताब खरीदने नहीं, आप खटाक से उसका एक ही पेज में घाटियाँ हैं, तुरंत फोटोकॉपी कराइएगा और जब मन करे पढ़ना चालू कर दिए। उसकी उसी पेज में झील होगा, एक ही 2-4-10 पेज का खेल है, ये केवल 10 पेज का खेल है। हम तो लिखाएंगे ही, लेकिन अगर आप स्वयं से पढ़ना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा वो यही फोकस करेगा इसमें, और इसमें लोग गलती भी करेंगे। यहाँ तो गलती कम करेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा महत्व आप देंगे, भौतिक भूगोल को कम महत्व देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक जो है वो भारतीय राजनीति है। तो भारतीय राजनीति उस सर पढ़ाएंगे, हमको मना किया गया है पढ़ाने का। अगर वो छोड़ेंगे तब शायद अवसर लगे, लेकिन वो सर ही पढ़ाएंगे। तीसरा टॉपिक जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, ध्यान दीजिए एक बात, ये लिखा जरूर है अर्थशास्त्र, लेकिन आप इसको अर्थव्यवस्था मान के चलिएगा। और इसमें जो प्रश्न बनेगा वो मान के चलिएगा 60-40 कर लीजिएगा। 40% जो बनता है सिद्धांत से प्रश्न बन सकता है अब इसमें और 60% जो करंट से प्रश्न बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा बात, वो है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी। इनको आप छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत पर, हर हालत में इनको पढ़ना है। तीसरा है आर्थिक जो विकास, आर्थिक विकास। ये 3 टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। अब उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है योजनाएं, किसी हाल में आप इतना टॉपिक नहीं छोड़ सकते, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद अगर आपका लग रहा है कि टाइम बच रहा है तो आपको पढ़ना है। ठीक, बस चले आगे। और आपकी परीक्षा को जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है आईआर और संस्थाएं, है ना। और हमको जहाँ तक मुझे लगता है जो प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे गए हैं, लगभग 100 में से 20 से 25 प्रश्न आपके यही मिलेंगे, इसी मिलेगा। तो जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आईआर, और इसको इसमें तो हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी रीडिंग करनी चाहिए। और इसका रीडिंग करने का बेहतर स्रोत जो है कि अगर किताब लें तो पुष्पेंद्र पंत सर का आता है, वरना दृष्टि आईएएस का किताब आता है, वो भी बढ़िया किताब, लेकिन मोटी हैं, उतना ज़्यादा पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि साल भर का पिछले 1.5 साल का करंट पढ़ लिया जाए। करंट में कंसेप्ट भी निकल आएगा और कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो भी निकल आएंगी। सबसे बेहतर चीज़ यही है।
और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है विजन आईएएस का करंट है इसको पढ़ने के लिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो 365 करके आता है, प्री 365, पीटी 365 और मेंस 365, आप उससे कवर कर सकते हैं। जब पढ़ने के लिए है, मतलब अगर आप क्लास करेंगे तब तो ये पढ़ाया जाएगा। और इसमें ना कुछ महत्वपूर्ण है और ना कुछ छोड़ा जा सकता है, यानी पूरा महत्वपूर्ण है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप हमारे हिसाब से। इसको 100% पूरा महत्वपूर्ण मान के चलेंगे। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो साइंस एंड टेक है, उसमें फिर स्पेस और आईटी। इसमें भी हमारे हिसाब से टेक्नोलॉजी में तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं प्रौद्योगिकी में, क्योंकि विज्ञान से बहुत छोटा पार्ट है। कुछ भी नहीं छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, मेरी सलाह है कि कुछ भी ना छोड़ें। लेकिन विज्ञान अगर बांटेंगे तो सबसे पहले जीव विज्ञान, दूसरा रहेगा भौतिक, तीसरा रहेगा रसायन। ऐसे बांट सकते हैं साइंस को, विज्ञान को। जीव विज्ञान वेटेज ज़्यादा रहेगा, दूसरी बात भौतिक रसायन का वेटेज, मतलब अगर विज्ञान के प्रश्न 100 मान लिए जाएं तो जीव विज्ञान के लगभग 60% या 50% मान लीजिए, 60% मानिए, और इसका लगभग मोटा मोटा 40% रहेगा। लेकिन ये दायरा कहीं 70 हो जाए, यह भी संभावना है। और यह भी संभावना है कि भौतिक रसायन से वो प्रश्न ना देकर सीधे पहुंचा दे, टेक्नोलॉजी प्रश्न बढ़ा दे। अगर इन दोनों में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का प्रश्न तो तकरीबन 70% के आसपास रहेगा। लेकिन जीव विज्ञान में जैसे जो टॉपिक हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मानव पोषण आप छोड़ ही नहीं सकते, मानव तंत्र छोड़ ही नहीं सकते, विटामिन छोड़ ही नहीं सकते, चौथा रोग, ये आप छोड़ नहीं सकते। ये 4 टॉपिक तो आपको पढ़ना हर हाल कीमत पर याद करना, और इन्हीं से प्रश्न बने हैं आपके प्रीवियस ईयर देखेंगे। और 5वां टॉपिक जो रहेगा वो जेनेटिक रहेगा, ये आप इतना कवर ही करना पड़ेगा। तो हम एक एक विषय लेके चलेंगे, प्रयास करेंगे कि 15 दिन के अंदर एक एक विषय कवर कर लिया जाए। कुछ उसमें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ हम पढ़ा देंगे, ये चलेगा। थोड़ा सहयोग आपका, थोड़ा हमारा रहेगा। लेकिन कोशिश किया जाएगा कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिले। गारंटी तो किसी चीज़ का नहीं, लेकिन अनुभव है कि प्रश्न मिलेंगे, ये है। अब इसके साथ क्या काम करेंगे, अगर आप ये कर ले जा रहे हैं तो सोने पे सुहागा समझिएगा। अगर आप ये हटा दीजिए, मान लीजिए अगर लॉ लेकिन आपका कमांड है तो उधर 300 नंबर का रहेगा, अगर इधर आपको कमांड है तब तो ये प्रयास पूरा जायज़ है कि अगर ये 300 में से आप तकरीबन 260 240 ये निकाल सकते हैं, कि मतलब 7 त्रिक 21 8 त्रिक 24, हाँ 85% के आसपास अगर इधर निकाल ले जा रहे हैं नंबर, ये कमांड है आपकी, तब तो संभावना है कि उधर उतना ही कर ले जाएंगे, तब तो ठीक है। मतलब है क्या कि आप सबसे पहले घटना चक्र लेके आइए, सारी जो जो आपके सिलेबस में है उनका एक एक क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर जितने आज तक यूपी पीसीएस पूछा है किसी भी एग्जाम का, एक एक प्रश्न उनका एक्सप्लेनेशन के साथ बेहतर तरीके से पढ़िए। आप कुछ भी मत पढ़िए, इतिहास भूगोल सब बंद कर दीजिए, केवल घटना चक्र का एक एक प्रश्न आप अच्छे से रट लीजिए, सफिशियंट। दूसरी साथ में किसी कोचिंग का जैसे दृष्टि हो गया या ध्येय आईएएस का हुआ, उनके टेस्ट पेपर कम से कम 20 से 30 टेस्ट पेपर जीएस के पीसीएस के, अगर आप इतना कर ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप, लेकिन ये लॉ ठीक होना चाहिए आपका, शर्त ये है कि लॉ ठीक होनी चाहिए। अगर लॉ नहीं ठीक है तो फिर ये कहीं ना कहीं फिर आपको ढंगा देगा, 1 2 नंबर 3 4 नंबर से वापस कर देगा। तो ये शर्त है कि लॉ आपका बेहतर होना, वरना इतना फिर सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप उतना पढ़ के तकरीबन मान के चलिए 100 में से 75 या 70 लेके आएंगे, इतना पढ़ के मान के चलिए 65 60 लेके आएंगे,
तो कहीं ना कहीं लॉ आपको मजबूती कर देगा ना, वो बैलेंस कर देगा, बस ये रहेगा। अब इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो बताइए। और अगर उतना पढ़ने के बाद अगर ये भी कर ले रहे हैं तो 80% आराम से निकल सकता है। अब इसी के साथ आपको क्या पढ़ना रहेगा, करंट। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत पे। करंट से आप मोटा, अगर एक भी प्रश्न आप मान के चलिए 90% आपको करंट से प्रश्न सही करके आना ही आना है। अगर और लगभग आपका जो जीएस का पेपर रहेगा वो बेस्ड जो रहेगा वो करंट का ही रहेगा, ये मान के चलिएगा। बेसिक ज्ञान आपका नॉलेज जो रहेगा वो तो काम देगा है, लेकिन पेपर जो बनेगा आपका वो करंट का ही समझ लिए बनेगा। वो चाहे करंट पिछले साल का हो और चाहे 6 महीने पुराना हो, या करंट का इशू एकदम एक ही महीने का हो, लेकिन पेपर जो आपका बेस्ड रहेगा वो करंट के ऊपर ही रहेगा। इतनी बातें स्पष्ट है हमारे आपके बीच की। अब इसमें जो आपका प्रश्न बना हो बताइए आप हमें, फिर मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर हम पढ़ना स्टार्ट करें। करंट में खुद आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा साथ में, साथ ही साथ एकदम। सर ये जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये सब है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं आता? एंसेंट ही में आएगा। हाँ, शुरू करें। तो हम सबसे पहले पढ़ने का क्रम ऐसे रहेगा, इतिहास के हम डेली एक टॉपिक आपको देते रहेंगे, आप उसको पढ़ के आइएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, एक ही टॉपिक रहेगा, वो एक टॉपिक पढ़ के आएगा, फिर उससे डिस्कस किया जाएगा जितने दिन पढ़ते रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइंस एंड मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से। दूसरा फोकस रहेगा आईआर, तीसरा रहेगा हिस्ट्री, चौथा इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से पढ़ेंगे, एक क्रम रहेगा। जो जो महत्वपूर्ण है पहले कवर करेंगे, इनका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिर जो कम महत्वपूर्ण है वो तो अगर समय नहीं मिलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर सलाह माने तो प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें खरीद लीजिए, पीसीएस के जो यूपी पीसीएस है उसका प्रीवियस ईयर पेपर का दृष्टि आईएएस का किताब खरीद लीजिए, और अभी से एक एक प्रश्न सॉल्व कीजिए। ज़्यादा नहीं, बस केवल 30 मिनट, 30 मिनट में जितने प्रश्न कर पाए। आपका वो प्रश्न आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उस प्रश्न को पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए। प्री एग्ज़ाम केवल रट्टे का होता है, ये आप मान के चलिए। जितना ज़्यादा आप रट पाएंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से वहाँ प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट का प्रश्न आपके मेंस में आएगा। समझदारी की परीक्षा जो आपकी होगी वो मेंस में होगी। प्री की समझदारी परीक्षा लॉ में भले हो सकता हो, लेकिन जीएस का तकरीबन 60% पोर्शन जो रहेगा आपका, जो भाग रहेगा वो याद ही करने पर रहेगा। और याद नहीं कर पाएंगे तो आप कंसेप्ट भी नहीं समझ पाएंगे, एकदम फैक्ट है। जरूरी है याद करना, उसके बाद फिर आप जो चीज़ याद होगी तो अपने आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप और कुछ मत खरीदिए, कोई किताब ना खरीदिए, केवल किताब आप खरीदिए दृष्टि आईएएस का, या जो आपका मन करेगा, क्योंकि वो पतली है, ठीक है। उसका आप खरीदिए प्रीवियस ईयर पेपर यूपी पीसीएस का, वो खरीदिए आप सबसे पहले। और उसके तकरीबन डेली प्रयास कीजिएगा कि 50 से 60 प्रश्न लगाने। व्याख्या नहीं समझ में आएगी, जो प्रश्न नहीं समझ उसका उत्तर मैं दे दूंगा, लेकिन आप उसको 50 प्रश्न जो है डेली लगाइए, जैसे मन करे वैसे लगाइए। अगर आधे घंटे आप डेली लगाएंगे तो मान के चलिएगा कि 50% जीएस के प्रश्न आपके मजबूत होते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत लाभ देगा। और कमतर न मानिएगा, मान लीजिए लॉ पेपर कठिन आ गया, जीएस आसान आ गया, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना रहे। तैयारी आप ना जीएस का हल्का कर सकते हैं, ना ही लॉ का हल्का कर सकते हैं। बाकी लॉ सरे पढ़ाएंगे, हमको आता नहीं। तो हम जीव विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। तो बायो में जो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक रहेगा मानव पोषण। मानव पोषण
और मानव पोषण में जो हमको पढ़ना है, ये पहले लिखा है, हम क्या क्या पढ़ेंगे ना, लिखे थे आप शुरुआत में कि जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे। मानव पोषण, मानव धन। हाँ हाँ, ये आप देखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें, आप बाद में कहें तो पढ़ाई में नहीं किएगी। तो मानव पोषण में जो पढ़ना है, सबसे पहले भोजन पढ़ना है, जो आप भोजन करते हैं। तो जो आप भोजन डेली ले रहे हैं उसके घटक क्या क्या हैं, मतलब जो आप खा रहे हैं, हाँ, जो आप खा रहे हैं उसके सही तरीके से केवल 3 ही घटक हैं, बाकी आप चाहे जिस रूप में इसको लीजिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन है, फिर फैट है। लिखते रहिएगा साथ में। अब ये मेन भोजन का घटक है, ये मुख्य पार्ट है, भोजन का जो घटक है वो मुख्य है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मुख्य हैं। उसके बाद ये मुख्य हैं, फिर सहायक तौर पर रहता है कुछ। सहायक तौर पर सबसे पहले जल रहता है, दूसरा रहते हैं विटामिन रहता है, तीसरे रहते हैं खनिज लवण, चौथा रहता है फाइबर। ध्यान दीजिएगा बात, हैं? जल, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर। जल जल ये सहायक, हाँ, मतलब ये भोजन के मुख्य घटक, भोजन के मुख्य घटक। अब आप चाहे शाकाहारी हों या मांसाहारी या सर्वाहारी या सर्वभक्षी, आप यहाँ एसोफेगस के बाद आपकी बॉडी केवल इन्हीं चीज़ों को समझती है। आप वो चाहे मतलब मांस के रूप में भोजन खाइए, या मतलब शाकाहारी रूप में खाइए या मांसाहारी रूप में खाइए, भोजन का जो मुख्य घटक रहेंगे वो बॉडी आपकी, जो शरीर आपका समझता है वो यही समझता है कि आपने या तो कार्बोहाइड्रेट खाया होगा, या आप प्रोटीन खाए होंगे, या फैट खाएंगे होंगे। शरीर आप यही चीज़ें समझती है, बाकी आप समाज क्या समझ रहा है वो अलग बात है, लेकिन बॉडी आपकी यही चीज़ें 3 समझेगी। साथ में जो इनके सहायक औजार हैं वो जल रहेंगे, विटामिन रहेंगे, खनिज लवण रहेंगे और फाइबर रहेंगे, जो शरीर की सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और शरीर को सहायता भी देंगे भोजन पचाने में भी, और उसको भोजन का प्रोसेस होने में भी सहायता प्रदान करेंगे। ठीक बात, इतनी बात स्पष्ट है। अब इनका काम क्या है, तो इनका मुख्य जो मेजर काम है शरीर का निर्माण करना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, इन तीनों का मुख्य कार्य है। हम अगर ना लिखे तो चलेगा है? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वाला जो मेन मेन है वो लिख देंगे, बाकी बोल देंगे। नहीं, जैसे हम इसे बोलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है? मतलब नहीं, जैसे जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो चीज़ हम लिख रहे हैं, तो जैसे हम ना लिखें इसमें कोई हर्ज, स्ट्रक्चर में का समझना तो है। जैसे अब हम बोल दिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका मुख्य कार्य जो है शरीर की ऊर्जा का निर्माण करना है, तो यही बात आपको यहीं लिखनी है कि जो मुख्य कार्य है, इनका मुख्य कार्य शरीर निर्माण करना है और ऊर्जा प्रदान करना है। इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेन काम क्या है, शरीर को क्या देना है, ऊर्जा देना है और शरीर का निर्माण करना है। अब समझिएगा बात, बॉडी जो बनी है वो प्रोटीन ही से बनी है। ठीक, लिख लिए। अब इसमें एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। जल को कवर करना नहीं है, कुछ बातें जल के बारे में जाननी है। विटामिन और खनिज को आप किसी तरह छोड़ सकते नहीं, फाइबर बहुत छोटा सा काम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हम देखिए व्यर्थ की कोई बात नहीं करेंगे फालतू का, फिर ये लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा स्पीड से हम भी चलेंगे, आप कैच करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डालिए। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट जो होता है मूल रूप से वो ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मूल रूप से क्या है, लिखते रहिएगा, ग्लूकोज का बहुलक होता है। अब ग्लूकोज तो आप समझ ही रहे हैं क्या है, खूब पिए हैं, ग्लूकॉन डी। यानी कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा अणु है, वो क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का बहुलक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ध्यान रखिएगा। अब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है शरीर में, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो दूसरा बिंदु क्या रहेगा, इसका जो मेजर रोल है वो क्या करना है, ऊर्जा प्रदान करना है, ऊर्जा प्रदान करना है। अब कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होगा, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। लिखते रहिए, 3 प्रकार रहेंगे, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाई, तीसरा पॉलीसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड रहेगा। अब इसमें हेडिंग डालिएगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है, जिसमें एक अणु ग्लूकोज का पाया जाए, वो क्या रहेगा, मोनोसैकेराइड रहेगा। तो मोनोसैकेराइड जो रहेंगे वो सर्वाधिक मीठे भी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये भी 3 प्रकार के हैं, मोनोसैकेराइड भी 3 प्रकार का है। तो इसे बना ले, लिखते रहिएगा कि मोनोसैकेराइड डैश करके नीचे लिखिए, बस मोनोसैकेराइड, फिर डैश करके लिखिएगा कि ऐसे, पहला लिखिएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा गलैक्टोज, तीसरा गलैक्टोज। अब ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज जो पाया जाता है, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहा जाता है, ठीक। और फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है, और गलैक्टोज को जो कहा जाता है वो मिल्क शुगर कहा जाता है। यानी दूध में क्या मिलेगा आपको, बताइए, मिल्क शुगर बातचीत तो हो रहा है ना, दूध में क्या मिलेगा आपको। हम आपसे अगर बात करें, दूध में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप पाया जाएगा, हाँ, ग्लैक्टोज पाया जाएगा। तो आप डैश समझिए बात, सबसे पहले जो यहाँ ग्लूकोज आप लिखे वहां लिख लीजिएगा ग्रेप शुगर, फ्रक्टोज में आप लिखिए फ्रूट शुगर, और गैलेक्टोज में लिखिए आप मिल्क शुगर। फ्रूट शुगर, और ग्लूकोज ग्रेप शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज मिल्क शुगर। अगर हम आपसे कहें कि दूध अगर आप पी रहे हैं, तो फिर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा पा रहे हैं अणु, गैलेक्टोज। और ध्यान दीजिएगा, शरीर केवल, आपका जो शरीर है वो केवल इन्हीं का अवशोषण करेगा। बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं स्पष्ट हुई, नहीं क्लियर हुई, बताओ भैया। शरीर जो, तो ऐसे लिखिए आप, शरीर केवल इन्हीं का अवशोषण करता है। यानी शरीर, आप कैसा भी कार्बोहाइड्रेट खाइए, शरीर अंतिम रूप से किसमें तोड़ेगा, इसी में ही तोड़ेगा। अब इसमें एक चीज बताइए, मिल्क जंतु से मिल रहा है कि पादप से मिल रहा है, यही प्रश्न बनेगा। जंतु से मिल रहा है, तो इन तीनों में अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, तो ये जो है ये जंतु मिलेगा, और ये दोनों पादप से मिलेंगे। बात क्लियर हुई। परीक्षक यही आपको प्रश्न बना सकता है घुमा के, या सीधे सीधे प्रश्न निकाल दे, ठीक। ये ब्रेन में रखिए आप, बस बात देखो, एक चीज जान लीजिएगा, लिखना अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ये नोट्स आपकी परीक्षा तक जाएगा नहीं।
कि सुबह एक आध घर रख के जइहो आप खाली नहात, वही 2 पेन और एडमिट कार्ड के साथ, और साथ में यही जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ भी आप लिख लेंगे, अगर याद नहीं कर पाए तो फिर कूड़ा है। हमारे वहाँ क्लास में एक लड़की है, उसको लिखना बड़ा अच्छा लगता है। पिछले 5 साल से इतना, अगर नोट्स देखे जाए निकाल के अलमारी में, तो उसके बराबर नोट्स हो गया होगा, और पूरा एकदम सुंदर सुंदर सजा के उसका भरपूर लोग उपयोग खाली काम पूरा कराने में किए होंगे इंटर तक। ये एकदम सही बात है। तो ये आप ऐसा समझिए, केवल समझने का प्रयास कीजिए, हर चीज़ लिखने की कोशिश मत कीजिए। मिल्क शुगर, मिल्क जब मिलेगा ही जंतु से, तो सीधी सी बात गैलेक्टोज जो रहेगा वो एनिमल से मिलेगा, सीधी सी बात। ग्रेप मतलब अंगूरी रहेगा तो पादप से चला जाएगा। फ्रूट शुगर का मतलब है कि जो पादप होगा वहीं फ्रूट मिलेगा, कोई एनिमल तो फ्रूट दे नहीं सकता है। तो ये सोचने का प्रयास कीजिएगा। और फिर दूसरा हेडिंग डालिए डाइसेक्राइड। डाई का मतलब जिसमें 2 अणु हों, जिसमें 2 अणु हों। अब इसमें पहला जो होता है वो सुक्रोज होता है, दूसरा जो होता है माल्टोज होता है, माल्टोज, दूसरा होगा माल्टोज, तीसरा जो रहेगा वो लैक्टोज रहेगा। अब अगर हम आपसे पहले वाले से प्रश्न, थोड़ी बात रहेगी, अगर हम आपसे पूछे कि अंगूर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, देखिए अब ग्लूकोज, बस यही तो प्रश्न है, ग्लूकोज। अगर हम आपसे पूछे कि फ्रूट शुगर में मतलब फलों में कौन सा शुगर मिल रहा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फ्रैक्टोज, समझ रहे? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, या कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप पाया जा रहा है, कौन सा शुगर मिल रहा है, गैलेक्टोज। अब यहीं से समझिएगा बात। अब अगर यहीं से समझिए, शहद अगर पूछ लें कि शहद में क्या मिलेगा, समझिएगा बात। तो शहद जंतु से भी बन रहा है और फल से भी बन रहा है, पादपों से। यही प्रश्न उत्तर प्रदेश हमेशा निकाला है। आप यही चीजें आपको गौर करना है। बाकी लिखा बहुत कुछ है किताब में, गौर नहीं कर पाएंगे तो मतलब वही स्थिति बनेगा कि पढ़े तो बहुत लेकिन कर नहीं पाए यार। तो यही चीज ध्यान देना है। ठीक, पहली बात क्लियर। अब जो सुक्रोज होता है वो बनेगा, डैश करके ऐसे लिखिएगा, सुक्रोज। अब सुक्रोज में 2 अणु कार्बोहाइड्रेट के होंगे, तो पहला अणु जो होता है वो ग्लूकोज का होता है, दूसरा होता है फ्रक्टोज का। पहला अणु ग्लूकोज का होता है, दूसरा होता है फ्रक्टोज। अब ये कहलाता है केन शुगर। केन शुगर, केन शुगर मतलब गन्ने वाली। ठीक, यानी अगर आप जूस पी रहे हैं गन्ने का, तो आप कह सकते हैं कि उसमें ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज होगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए जब एक कहावत है बाराबंकी की कि भूखेम बेर छकेम गन्ना, सुने हैं नहीं सुने? जब आप भूखे हो तो बेर खाइए खूब, पेट भरेगा, देर तक पचेगा, वो खूब देर तक पचेगा। लेकिन अगर जब बहुत छक गए हो, अब आपका खाने का मन ना हो, मतलब पेट भर गया हो, डाइजेस्ट करना है, तो आप गन्ने का रस पी लीजिए। तो गन्ने का रस पिएंगे आप, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा, तुरंत तुरंत बॉडी तोड़ देगी ग्लूकोज फ्रक्टोज। जैसे आप गन्ने का रस पीते होंगे तो आपको बड़ा तुरंत रिलैक्स महसूस होता होगा। या आप ग्लूकोन डी, बहुत थके हारे आइए, ग्लूकोन डी पीजिए, तो क्या मिलता है बॉडी को, उसमें कुछ करना नहीं पड़ा, वो प्रोसेस फूड है ग्लूकोज का। और बॉडी पचाएगी क्या? बॉडी क्या पचाएगी? ग्लूकोज पचाएगी। यही तो बात हो रहा है अभी तक। कार्बोहाइड्रेट का एक ही अणु तो पचाएगी बॉडी, अंतिम रूप से लेकर। अब पता, ग्लूकोन डी आप घोल किए, तुरंत पी लिए, तुरंत एनर्जी रिलीज, ऊर्जा शरीर को मिल गया तुरंत, आप एकदम रिलैक्स महसूस करें पूरा। जैसे आप भोजन करते हैं, जो संतुष्टि मिल रहा है, वही चीज तो ग्लूकोन डी पीने के बाद होता है कि आपसे शरीर, बॉडी पूरा एनर्जी चला गया है। तो एनर्जी लेने की ही तो ग्लूकोज ले रहे हैं।
और बॉडी को ऊर्जा कौन देगा? ग्लूकोज देगा। अब कार्बोहाइड्रेट देगा, तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप अगर खाए हैं, अगर आप पॉलीसेकेराइड खाए हैं तो पहले प्रोसेस हो कि टूटेगा, एक समय आएगा तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। डाइसेकेराइड अगर खाएं तो पहले प्रोसेस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पचेगा। समझ रहे हैं बात? क्लियर है इतनी बात? अब सुक्रोज को बोलेंगे केन शुगर। अब यहां से प्रश्न अगर मान लो पूछे गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन सा शुगर पाया जाता है, तो सुक्रोज। अब सुक्रोज ना दे, जोड़ी बना के कामा लगा के दे दे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे दे और ना दे सुक्रोज, सुक्रोज ना दे तो वो कामा लगा के दे दे। नहीं, डाइसेकेराइड तो अलग बात है, ये ऐसे दे दे ग्लूकोज कामा फ्रक्टोज, माल्टोज कामा कोई और, वो ए बी कामा सी डी, कैसे भी करके दे। स्पष्ट हो रही बात? वो कैसे भी प्रश्न बना तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे सकते दे, तो ऑप्शन यही तो सही होगा कि सुक्रोज ना दे। अगला माल्टोज, दूसरा जो है माल्टोज है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, इसको कहते हैं माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। अगला है लैक्टोज, तो इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज रहता है। गैलेक्टोज और, अब जब गैलेक्टोज आ गया तो ब्रेन में बैठा लीजिए आप कि गैलेक्टोज का मतलब ही है मिल्क शुगर। ठीक बात? मिल्क शुगर। अब ध्यान दीजिएगा बात, यानी दूध में लैक्टोज मिलेगा, लैक्टोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्लियर बात? यानी मिल्क शुगर। प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है कि दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज दे देगा, तीनों में से कोई चौथा एक और तमाशा दे दे। ठीक बात? स्पष्ट है इतनी बातें? अब जहां मिल्क आ गया तो ये पादप में जाएगा कि जंतु में जाएगा? अब प्रश्न ऐसा भी तो बना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार जो जंतु से मिल रहा है, ऐसे भी तो बन सकता है। स्पष्ट हो रही बातें हमारी है? बताया तो अच्छा। अब एडिंग डालिए पॉलीसेकेराइड। नहीं, जो बात ना समझ में आए तुरंत पूछिएगा, कंफ्यूजन लेके घर ले जाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब जाएगा, क्वेश्चन बताइए आप क्या बोले थे, क्या बोले थे भाई? लैक्टोज के बारे में पूछा गया था कि लैक्टोज दूध में। ये तो हमको याद नहीं कि हम क्या पूछे थे, ये आप हमको बताइए कि हम ये बताएं, ये समझ नहीं पाए, लेकिन इसमें पता चल जाएगा, आप देखिएगा इसको फिर बताइएगा कल। अब अगला लिखिएगा पॉलीसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। ठीक, पॉलीसेकेराइड भी 3 प्रकार का होता है। अब ध्यान दीजिएगा बात, पॉलीसेकेराइड भी 3 प्रकार का। पहला है सेलुलोज, पहला है सेलुलोज, सेलुलोज में डैश करके लिखिएगा। पॉलीसेकेराइड मतलब कि जिसमें बहुत से अणु ग्लूकोज के पाए जाएं, कार्बोहाइड्रेट के कई अणु हैं, ग्लूकोज के बहुत अणु हैं, वो पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। तो सेलुलोज डैश करके लिखिएगा, पादप शरीर का निर्माण करता है, पादप शरीर का निर्माण करता है। दूसरा लिखिएगा स्टार्च, प्रश्न आपके यहीं से निकलेंगे। स्टार्च पादपों की संग्रहित शर्करा है, स्टार्च पादपों की संग्रहित शर्करा है। ध्यान संग्रहित मतलब स्टोर वाली जो शर्करा है, संग्रहित लिख ले रहे हैं, संग्रहित शर्करा, शर्करा मतलब वही शुगर, कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर ही तो है। अगला है तीसरा है तीसरा है ग्लाइकोजन,
तीसरा होगा ग्लाइकोजन। ये जंतुओं की संग्रहित शर्करा है। जब मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो आप ये ग्लाइकोजन वगैरह याद रखिएगा। ग्लाइकोजन जंतुओं की संग्रहित शर्करा। ठीक बात, इतनी बात स्पष्ट है। अब अगर पूछा जाए, प्रश्न मतलब बनेगा नहीं लेकिन चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है, कि इनमें इन तीनों में पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में सबसे ज़्यादा मीठे कौन होते हैं? तो अगर मीठे का क्रम लगाइएगा आप, ध्यान दीजिएगा बात, तो सबसे ज़्यादा जो मीठे होंगे वो मोनो होंगे, उसके होंगे फिर डाई, फिर होंगे पॉली। ये क्रम ध्यान रखिएगा। अब अगर परीक्षा को और गंभीर तरीके से ला जाए तो मोनो के सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए, फिर डाई, फिर पॉली के। अब यहाँ से पता चला एक उठा दिया, फिर यहाँ से एक उठा दिया, फिर एक यहाँ से उठा दिया, तो अगर ब्रेन में हायरार्की डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर प्रश्न गलत होगा, एकदम स्पष्टता अगर नहीं होगी तो। ठीक बात। संग्रहित आप कैसे लिखे हैं? ऐसे लिखे हैं? कितने लोग सही मान रहे हैं? हैं? तो जब कभी मेंस लिखिएगा तो ये गलत ना लिखिएगा, निबंध वगैरह हिंदी वगैरह में। संग्रह तो सही शब्द है ये, लेकिन जब संग्रहित लिखेंगे ना, छोटी छोटी मात्रा नहीं, ये री लगेगा, समझा? री लगेगा, रीढ़ वाला री। ठीक, तब संग्रहित होगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अनुग्रह ये शब्द सही है, लेकिन अगर अनुग्रहित लिखेंगे ना तो ये होगा अनुग्रहित। ये हिंदी के पेपर है ना मेंस में आपके, है ना? तो अगर गलती से लिख दिए ना गलत, तो फिर लपेटता कायदे से, और जब मेंस का कॉपी आप देखने जाएंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक बात, इतनी स्पष्ट है। तो ये अभी सुधारते चलिएगा भाषा। अब विविध करके हेडिंग डालिए, मतलब फैक्ट, जहाँ से प्रश्न निकल सकता है, ये आप फैक्ट के रूप में लिखते जाइए। इतनी बात स्पष्ट आई है, अगर प्रश्न उठे तो बताइएगा तुरंत। ठीक बात। तो पहला है, पहले लिखिए फ्रक्टोज, फैक्ट करके लिखिएगा, ये फैक्ट है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज डैश करके लिखिएगा। सभी फल इसी के कारण मीठे होते हैं, सभी फल इसी के कारण मीठे होते हैं। अब अगर सभी फल इसी कारण मीठे हैं तो प्रश्न वाजिब है बनना। अब वो प्रश्न कर सकता है कि कौन सा फल फ्रक्टोज के कारण नहीं मीठा होता है। आप समझ पा रहे हैं हमारा बात कि नहीं समझ रहे? संसार के सारे फल फ्रक्टोज के कारण मीठे हैं, तो कोई ऐसा फल अगर है जो फ्रक्टोज के कारण नहीं मीठा है तो फिर वाजिब है प्रश्न ना, बन सकता है ना। तो बताइए कौन सा फल ऐसा है? बताएं। और कोई है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, नींबू भी हो सकता है। कितने फल मार्केट में बिक रहे हैं। हाँ, तो कोई ऐसा फल है क्या जो फ्रक्टोज के कारण नहीं मीठा हो, कोई और कारण हो मीठा होने का? मतलब आपको लगता है ऐसा हो सकता है, जैसे हमने लिखा है सभी फल फ्रक्टोज के कारण मीठे हैं? हाँ, तो हो सकता है, आप बताइए जैसे क्यों, कौन सा फल हो सकता है? जैसे अनानास है, मौसम्मी है, और अनार है, कई प्रकार के फल हैं, आम है। अब कल जूस पी के आएंगे तो बताएंगे। आप अभी लिखे हैं ग्लूकोज ग्रेप शुगर, जैसे इन्होंने जो पॉइंट पकड़ा, अब इतने लोग बैठे हुए हो, इतने लोग, लेकिन पॉइंट बार बार हम नोटिस भी आपको करा रहे थे।
लेकिन आपने वो प्रश्न पकड़ा नहीं। केवल अंगूर जो है वो ग्लूकोज के कारण मीठा है, बाकी सभी फल जो हैं वो फ्रक्टोज के कारण मीठे हैं। आप मोनोसेक्राइड में ये बात लिख चुके हैं और आप तुरंत गिर गए। केवल प्रश्न बनाने का तरीका था, और परीक्षा उसको पैसा यही इसलिए तो मिल रहा है, पढ़ के तो सब जाएंगे, लेकिन गिराना किसको है वो समझ रहा है। तो यहीं पर लिखिए अब साइड में कि केवल अंगूर, केवल का मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब होता है? केवल का मतलब क्लियर है ना? अरे वो तो अंग्रेजी आप बता दिए भाई। केवल का मतलब है कि बस यही, फिर इसके अलावा कोई और नहीं। केवल अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, यानी बाकी सभी फलों में फ्रक्टोज पाया जाएगा। गजब का प्रश्न बनता है यहां से, और अब एनडीए की परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है ये, अब लगाइएगा जाके पेपर देखिएगा। दूसरा पॉइंट फ्रक्टोज के बारे में लिखिएगा कि सबसे अधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा। अब कृत्रिम कोई बने अलग बात है, नेचर ने जो उपलब्ध कराई है वो सबसे मीठी जो है वो फ्रक्टोज है। ठीक बात। अब हेडिंग डालिए लैक्टोज। ये फैक्ट हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ये कई किताबों से निकाले हुए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न के फैक्ट हैं वो आए हुए हैं। लैक्टोज जो होगा दूध में पाया जाएगा। तो दूध, अगर प्रश्न बोलो दूध किस कारण से मीठा है, तो लैक्टोज के कारण। तो ध्यान रखिएगा, दूध में मिलेगा इसी कारण दूध मीठा होता है, दूध में मिलेगा इसी कारण। अब ब्रेन में रखिएगा, लिखिएगा नहीं। अगर लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा अगर कभी पूछ ले किस दूध में, तो माँ के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा मिलेगी, प्रतिशत की मात्रा, ब्रेन में रखिएगा। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लिखिएगा अलग फ्रेश पॉइंट है। किण्वन द्वारा लैक्टोज से दही बनाया जाता है। किण्वन द्वारा, किण्वन समझ रहे हैं? प्रोसेस नहीं पढ़े तो भौतिक विज्ञान में पढ़ लेंगे, ठीक। किण्वन द्वारा लैक्टोज से दही बनाया जाता है। घर में दही नहीं बनाई है? तब तो आप जान रही, देखी होंगी प्रक्रिया। वो सिरका बनाई है? तब नहीं बनाया आपके यहाँ। किण्वन द्वारा लैक्टोज से दही बनाया जाता है। लैक्टोज मतलब क्या? दूध से। दूसरा बिंदु लिखिएगा, किण्वन द्वारा, किण्वन द्वारा, किण्वन ऐसा लिखा जाएगा, ये अड़ा है, आधा अड़ा, किण्वन। ठीक, इमें इंग्लिश मीडियम तो कोई नहीं? आप हैं? आप? हाँ तब ठीक। मतलब अगर अंग्रेजी में दिक्कत आएगा तो बता दीजिएगा, हम बोल देंगे उसका। किण्वन द्वारा माल्टोज से, माल्टोज से, माल्टोज से जौ की बियर बनाई जाती है। यहीं से प्रश्न ध्यान रखिएगा, जौ से, जौ की बियर बनाई जाती है। जौ की बियर बनाई जाती है, ठीक बात। अब प्रश्न पूछा भी है कि बियर किससे बनती है। हाँ ठीक ठीक ठीक। बियर अगर पूछ ले कि बियर किससे बनाई जाती है, नहीं तो जौ से, ठीक बात। माल्टोज प्रोसेस में आएगा, और किण्वन एक प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ के बैक्टीरियाओं के द्वारा एक प्रक्रिया की जाती है जिसे किण्वन कहते हैं। वो छोटे छोटे अणुओं में उनको तोड़ते हैं और प्रोसेस चेंज करते हैं उसका, ठीक बात।
स्पष्ट है इतनी बात। एक फैक्ट के रूप में एक पॉइंट और लिख लीजिए कि आपको ऐसा रट्टा मारना है। तो लिखिएगा जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% की होती है। जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% की होती है, किंतु पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट ही सबसे अधिक मात्रा में, किंतु पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। अब एक फैक्ट और लिखिएगा, अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है, स्टार्च पौधों में संचित भोजन का भाग है। स्टार्च पादपों में संचित भोजन का भाग है। संचित भोजन का भाग मतलब स्टोर, ठीक, भोजन का भाग है। जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सेल वॉल। जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये आपको सारे फैक्ट आपको याद रखना। अब इसमें जो बिंदु ना समझ में हो बताइए, हाँ, जो आपको लग है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति में पाया जाता है। समझ में आया बिंदु सारे? ये फैक्ट हैं, रटने के बिंदु हैं, लेकिन पढ़ने में अगर समस्या आ रही है तो बताइए। बढ़े आगे फिर। तो हेडिंग डालिए प्रोटीन। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के बहुलक हैं, उसी प्रकार प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के बहुलक है। तो डैश करके लिखिएगा अमीनो एसिड। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है प्रोटीन से। अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। ये बड़े कामा जटिल व नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। ये लाइन डिक्टो आप याद कर लीजिएगा। मुख्य कार्य इनका लिखिए प्रोटीन का। अब प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा मिल रही। अब शरीर निर्माण करेंगे, शरीर के अंगों की वृद्धि करेंगे, शरीर की संरचना का निर्माण करेंगे। तो लिखिएगा शरीर वृद्धि व अंगों की संरचना का निर्माण व विनियमन। शरीर वृद्धि व अंगों की संरचना का निर्माण व विनियमन। विनियमन मतलब रेगुलेशन करना कि कोई अंग ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। पता चला हाथी में सारा प्रोटीन दे दिया गया, दूसरे हाथ में नहीं दिया सब बाल ही पूरा प्रोटीन दे दिया। ठीक, अब एक लाइन और लिखिएगा कि दूसरे कार्य वाले, मतलब कि या अलग फ्रेश पॉइंट करके लिखिए प्रोटीन क्षारीय होते हैं। प्रोटीन क्षारीय होते हैं। प्रोटीन क्षारीय होते हैं जो शरीर में
अम्ल डैश क्षार का संतुलन बनाए रखने में सहयोग करते हैं। एक पॉइंट यही बना के लिखिएगा, अमीनो एसिड। ये आगे थोड़ा जब पाचन तंत्र पढ़ रहे होंगे तब अमीनो एसिड पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा रंगहीन मतलब इनका कोई रंग नहीं होता है। दूसरा बिंदु जल में घुलनशील व क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं। अब प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है, तो यानी प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो शरीर किस रूप में पचाएगा? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड के कई प्रकार भी हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन उतना डीप जाएंगे नहीं। एमिनो एसिड के भी कई प्रकार हैं, ठीक। अब प्रोटीन अगर आप ले लिए हैं तो प्रोटीन जब शरीर पचाएगा तो अमीनो एसिड में उसको तोड़कर पचाएगा। तो इसीलिए बिंदु लिखाया गया है कि क्रिस्टलीय यौगिक है, यानी जल में। तो अगर प्रश्न बनाया जाए कि प्रोटीन जल में घुलनशील है कि नहीं है, तो यही प्रश्न बनेगा, ठीक बन। अब अगली लाइन से लिखिए कि मानव में मिलने वाले सभी प्रोटीनों का निर्माण, यह भी लाइन महत्वपूर्ण है। मानव में मिलने वाले सभी प्रोटीनों का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो एसिड से होता है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से होता है। तो इसमें आवश्यक जो हैं वो हैं 9, गैर आवश्यक जो हैं वो कितने हो जाएंगे? तो भाई 11। तो 9 और 11 का अनुपात है, ठीक। आवश्यक का मतलब है, हाँ यही भी कह सकते हैं, शरीर इनका निर्माण नहीं कर पाता है, इन्हें बाहरी स्रोत से लेना पड़ेगा। यानी शरीर इनका निर्माण नहीं करेगा, शरीर निर्माण नहीं करता है, यानी बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक बात। गैर आवश्यक इसलिए कहा गया कि अगर आप इनको ना भी लेंगे तब भी शरीर बनाने में सक्षम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी अगर कहा जाए तो जो 11 तो बाहर से लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो 9 एमिनो एसिड हैं अगर अब इनको नहीं खाएंगे या बाहर से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर में विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जब बच्चों का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ अगर प्रोटीन वगैरह प्रॉब्लम आ गया तो पता चला कि थोड़ा हड्डी निकल आया या उंगली बड़ी हो जाती है कभी कभी, तो कहीं ना कहीं समस्या इसी वजह से होती है कुछ, ठीक। तो दूसरा बिंदु एक फिर यहीं लिखिए, यहाँ से प्रश्न निकलता है बराबर कि एमिनो एसिड मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ठीक बात। संग्रहित मतलब यानी जितनी जरूरत है उतनी बॉडी लेगा, बाकी वापस कर देगा, यानी बाकी कहीं ना कहीं वो बाहर कर देगा। शरीर में जितनी जरूरत उतनी रखेगा, बाकी वापस कर देगा, बाहर कर देगा शरीर से।
ठीक। अब जो एमिनो एसिड का जो निर्माण होगा ध्यान रखिएगा वो लीवर में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। लिखिएगा नहीं, जो जो बात जरूरी नहीं उसको आप लिखिएगा कतई नहीं, कॉपी में वही बात लिखिएगा जो जरूरी है बस। ठीक। अब प्रोटीन का संगठन लिख लीजिए कहीं, लेकिन उतना जरूरी नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन का संगठन। इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब प्रोटीन जलता है तो बदबू देता है। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ है? चमड़ा जलाइए तो देखिए स्मेल आता है। हाँ, दूध जलने लगता है, बिल्कुल दूध जलता है तो स्मेल आता है। आपके शरीर में अगर आग लगा दें तो भी पूरा शरीर प्रोटीन से बना है। तो इसमें जो बदबू आने का मुख्य कारण है वो सल्फर है, बस ये बात बिंदु याद रखिएगा। तो लिख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का संगठन अगर आप लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। कार्बन याद नहीं रखना है, जानकारी के लिए ध्यान रखे रहना बस। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और डबल स्टार बना के सल्फर लगाइए। सल्फर, सल्फर मतलब हिंदी इसका गंधक होता है सल्फर, इसको डबल स्टार बना के लिखिएगा। ठीक बात। यानी अगर प्रोटीन जलेगा, प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन अगर जलता है तो बदबू किसके कारण होता है, तो सल्फर के कारण। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो या हायरार्की डेवलपमेंट करने में परेशानी हुई तो बताइए। यहाँ तक की बात जो याद करने में लग रहा है कि कठिन लगेगा, कि समझ में नहीं आई हो, वरना हम मान ले आगे बढ़े। ठीक, बढ़े फिर। तब अब प्रोटीन के स्रोत लिखिए। अब प्रोटीन के स्रोत लूसेंट है आप लोगों के पास? अगर लूसेंट ना हो या खरीदना हो तो किताब एक दृष्टि का जीके करके आता है ना? हाँ, यूनिक तो बहुत हैवी है। दृष्टि का जीके करके आता, 100 रुपये का मिलेगा। उसका तो रीडिंग जरूर कीजिए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो टॉपिक मिले उससे संबंधित उसका एक ही पेज में होगा, ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। उसका रीडिंग जरूर कीजिए अभी से। यूनिक तो बहुत हैवी बुक है, मतलब उसको सेल्फ स्टडी के लिए बढ़िया है, लेकिन इसको अगर इसके साथ लगा के चलेंगे तो आपका जीएस बड़ा बेहतरीन होता चला जाएगा। नोट्स, क्लास नोट्स प्लस वो जीके वाली बुक, और एक वो शुरुआत में प्रीवियस ईयर पेपर पीसीएस का। जज वाले तो लगाना, और जज वाले ना भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, बट ट्रेंड समझ लीजिएगा जज वालों का। वो उसको आप लास्ट जब 10, 15, 20 दिन, 25 दिन बचे एग्ज़ाम का तब लगाइए। और उतना आप लगा ही चुके होंगे, अगर तैयारी कर रहे होंगे तो कई बार लगाए होंगे। तो अब शुरुआत में लगाइए पीसीएस वाले, जब पीसीएस वाले लगा लीजिए तब लगाइएगा जज वाले। एक बार लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर छोड़ भी चले जाएंगे क्योंकि लगाए हुए हैं तब भी उतना विशेष दिक्कत नहीं आएगा। आप जब पीसीएस वाले लगाएंगे और उसके बाद जज वाले जब लगा चुके, मतलब लगाए ही नहीं पहले, तो आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन मिसमैच करने लगे, कह रहे तो परीक्षा में आया था। जैसे एपीओ पेपर इस बार जो आया है, अब केवल अगर एपीओ जीएस लिए पढ़ के गए तब तो कभी प्रीवियस ईयर में थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन तकरीबन 70% प्रश्न जो थे पीसीएस के कॉपी पेस्ट के थे। जो पीसीएस के पेपर हुए थे उन्हीं के कॉपी पेस्ट किए हुए एपीओ में फिट थे। तो ये तकरीबन 10% लोग करते हैं ऐसा कि पीसीएस का लगाए होंगे प्रीवियस ईयर, या जिनको पीसीएस देना रहा वो लगाए होंगे बस। तो हमारी तो सलाह है कि आप लगाइए उनको, किताब खरीद के लेके आइए, और दृष्टि जीके का ले लीजिए अगर लूसेंट वगैरह ना हो तो। ठीक, तो स्रोत लिखिएगा पादप में सोयाबीन, राजमा। जो हमें महत्व, देखिए स्रोत अनेक हैं, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण लग रहा है वो मैं लिखा रहा हूँ।
सोयाबीन, राजमा, बस। जंतु में लिखिए। अब पनीर में क्या है? नहीं, पनीर में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, अंडे में क्या है? प्रोटीन। मछली में क्या है? प्रोटीन है। मांस में क्या है? प्रोटीन है। तो इसका आवश्यकता नहीं लिखने का आपका। ये ऐसे ध्यान रहेगा कि अंडा भाई किस लिए खा रहे हैं। जैसे जिम वाले जितने होते हैं, बीच का जो पार्ट होता है, जो चर्बी का पार्ट, वो हटा देते हैं, केवल वाइट पार्ट खाते हैं। उससे उनका मसल्स डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोटीन मिल रहा है पूरा, तो इसे खा रहे हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए अब इसमें। जंतु वाले में आप ध्यान रहेगा ना कि जरूरी लिखना। हाँ, तो स्किप कर रहे हैं फिर। लिखिएगा सभी प्रकार के अमीनो एसिड, सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाने के कारण, सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाने के कारण जंतु प्रोटीन, जंतु प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, जंतु प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखे प्रथम श्रेणी के प्रोटीन, या प्रथम श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, फर्स्ट क्लास, कंप्लीट प्रोटीन माने जाते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन डैश करके लिखिए उसमें। अंडा, मछली, पनीर, दूध। अंडा, मछली, पनीर, दूध। अंडा, मछली, पनीर, दूध। अब आपसे पूछ लेगा इसमें कंप्लीट प्रोटीन कौन सा है। अब सोयाबीन विशेष इसलिए है कि सोयाबीन एकमात्र गैर जंतु कंप्लीट प्रोटीन है। अब सोयाबीन में लगभग 50% के ऊपर प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए सोयाबीन से प्रश्न बराबर बन जा रहा है। तो लिख लीजिए सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन एकमात्र गैर जंतु जो कंप्लीट प्रोटीन है। वही जहाँ लिखे हैं सोयाबीन में गोला बना के लिख लीजिए कैसे भी करके, एकमात्र गैर जंतु कंप्लीट प्रोटीन। अब अगर कभी ऐसे प्रश्न बन जाए तो ब्रेन में रखिएगा अपने, मतलब तो प्रोटीन की अगर आवश्यकता की बात करें, एक दो बार प्रश्न बने हैं, तो किसमें ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। ये सब साधारण प्रश्न हैं, ये किताब में नहीं मिलेंगे आपको प्रश्न, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। लिखने क्या कोई लेकिन ये ना भी पढ़े हो तब भी आपका उत्तर सही होना चाहिए। किसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, अगर दो व्यक्ति हैं, एक एटीएम गार्ड की नौकरी कर रहा है, एक धूप में खेत में गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो भोजन किसको ज़्यादा चाहिए? खेत वाले को ना। तो इसी प्रकार के प्रोटीन की बात करें तो किसको ज़्यादा चाहिए व्यक्तियों में? बुजुर्गों को ज़्यादा चाहिए कि जो जवान व्यक्ति है उसको? देख रहे हो, ऐसे प्रश्न गलत होता है। बुजुर्गों को ज़्यादा चाहिए प्रोटीन वगैरह, तभी तो उनके शरीर में ताकत बना रहेगा। झंडू पंचारिष्ट, झंडू केसरी है ना, किस लिए है? च्यवनप्राश किस लिए है? उनके अंदर एनर्जी प्रोटीन मतलब बराबर बनी रहे। युवाओं को उतना थोड़ी ना चाहिए, यानी तरुणों में कम, वृद्धों में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होता है। अगर सामान्य महिला और एक गर्भवती महिला, तो किसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए? गर्भवती महिला को चाहिए प्रोटीन। ये बातें ध्यान रखिएगा, घुमा सकता है परीक्षक ना, ये अलग बात है। ठीक, अब लिखिएगा मुख्य प्रोटीन, हेडिंग डालिए मुख्य प्रोटीन। और सामान्य तरीके से दिमाग में सबसे पहले आपके यही आएगा कि युवाओं को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। उसके बाद जब वो गोला भर चुके होंगे तब यार ये तो गलत हुआ, ये तो पिताजी का ज़्यादा चाहिए था। तो सबसे पहला प्रोटीन का नाम है अल्फा केरेटीन। अल्फा, देखो जो ना लिख पाइएगा बता दीजिएगा। हम मान रहे हैं कि आप स्नातक हैं, स्नातक या डबल स्नातक? मैं तीन,
3 साल बीए किए, फिर 3 साल एलएलबी किए, डबल स्नातक तो हुआ है। अब अभी तो मतलब अलग से बोनस भी लिए हैं, हमने बीए भी किया है, एमए भी किया है, एमए एलएलबी भी किया है। तो ये आप सब बोनस है, लेकिन हमको ये मालूम है कि स्नातक हमारा 3 साल में हो जाता है। फिर उसके बाद 3 साल फिर दिए स्नातक होने के लिए। एलएलबी स्नातक लेवल का डिग्री है ना, एलएलएम मास्टर डिग्री है। तो पहले आप बीए किए, फिर दोबारा स्नातक किए, तो डबल स्नातक नहीं हुआ है। लॉजिक है कि नहीं है। अल्फा केराटिन कहाँ कहाँ प्रोटीन मिलेगा आपको, तो बालों में अगर आपके प्रोटीन जो मिलेगा वो उस प्रोटीन का नाम होगा अल्फा केराटिन। दूसरा त्वचा में, त्वचा में जो प्रोटीन मिल रहा है वो कौन सा प्रोटीन है, नाखून में, लिखते रहिए लिखते जाइएगा। बाल में कौन सा प्रोटीन मिलेगा, ये। त्वचा में, नाखून में, दूसरा लिखिएगा सींग खुर, आगे लिख लीजिएगा सींग खुर। खुर समझ रहे हैं, हाँ हाँ, मतलब अरे बहुत लोग नहीं जान पाते हाँ हाँ, जानवरों के जो पैर में होता है वो खुर होता है। अगला लिखिएगा हीमोग्लोबिन, दूसरा प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ मिलेगा है, हाँ रक्त में मिलेगा, डैश करके लिखिएगा रक्त में। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, ना ब्लड तो नहीं बनाता है, भोजन क्यों बचाएगा, ब्लड आपका भोजन बचाएगा। हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है हीमोग्लोबिन। कहाँ कहाँ ऑक्सीजन ले जाना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, ये काम है हीमोग्लोबिन। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आप देखिए एकदम थका हुआ महसूस करेंगे, यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। हाँ, दूसरा लिखिएगा लाइपोप्रोटीन, दूसरा है लाइपोप्रोटीन, लाइपो, हाँ लाइपोप्रोटीन ये मिलेगा रक्त प्लाज्मा में। देखिए है बहुत, लेकिन हमको जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं वही लिखाएंगे आपको। दूसरा है मायोग्लोबिन, दूसरा प्रोटीन का नाम है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑब्लिक एक्टिन मायोसिन, ऑब्लिक है एक्टिन मायोसिन, ये मिलेगा मांसपेशियों में। जी जी, प्रोटीन के नाम हैं। अभी तक कौन कौन सा प्रोटीन आप लिखे हैं, अल्फा केराटिन, हीमोग्लोबिन, लाइपोप्रोटीन और नहीं नहीं मायोसिन या एक्टिन मायोसिन या मायोग्लोबिन। ठीक, ये ऑब्लिक करके दोनों का एक ही नाम है, मायोग्लोबिन और एक्टिन मायोसिन, ये एक ही प्रोटीन है। ठीक, दूसरा अगला है केसीन, केसीन, केसीन ये कहाँ मिलेगा, तो दूध में मिलेगा। अगला है ओसीन, ओसीन आपको मिलेगा हड्डियों में। अगला है कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन आपको मिलता है संयोजी ऊतकों के निर्माण में, संयोजी ऊतकों के निर्माण में। अगला है गोसिपिन, गोसिपिन, पा है पा, ये कपास, और इसकी विशेषता ये है ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। मतलब कपास में काम क्या करता है, कपास के पौधे को कीटनाशक, मतलब जो कीटों हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। ये नहीं पूछेगा आपसे।
अगला है ब्रोइन, फाई ब्रोइन। ये रेशम है, मकड़ियों का, बताओ भाई, जाला। हाँ। अगला है ग्लाइडिन, गेहूं मिलेगा, ग्लाइडिन जो मिलेगा गेहूं मिलेगा। अगला है जिन, जा माँ छोटी ई की मात्रा फिर ना, जिन मिलेगा मक्के में। अगला लिखिएगा साइटोक्रोम, अच्छा, इसको आप अगर डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ये ढेर हो जाएगा, आप फिर इसको कवर नहीं कर पाएंगे, एकदम सत्य बात है, फिर कवर नहीं कर पाएंगे। साइटोक्रोम मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डैश करके लिखिएगा। यह प्रोटीन श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण करने में सहायता करता है। अब लिख लीजिएगा विविध करके फैक्ट के रूप में, फिर इसकी बातें हम कल करेंगे, ठीक। यहाँ तक अगर आपको जो समस्या आई हो वो बताइए हमें, अगर आपको लगता है कि कोई बिंदु, कोई पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है तो बताइए, आपके ब्रेन में जो पॉइंट उभरे हों वो बताइए, ना हम मान लें कि आज का संवाद एकदम बेहतर रहा। बताएं वकील साहब। तो आप दो काम जरूर कर लीजिएगा, अगर दृष्टि का वो जीके किताब ना हो तो खरीद लीजिएगा, और यूपी पीसीएस का सॉल्व पेपर दृष्टि का खरीद लीजिएगा। सॉल्व पेपर खरीद लीजिएगा, मतलब अनसॉल्व ना खरीदना, सॉल्व। हाँ, फिर सॉल्व पेपर, ये दो काम जरूर कर दीजिएगा, ये आज ही से स्टार्ट कीजिएगा। पेपर जैसा सर बता रहे हैं कि 90 दिन के आसपास हो जाएगा। अभी तो सरे जाने सर का सिस्टम है लोक सेवा आयोग में। हटाएं, सर को बुलाइए, मतलब